तो आज की आपके करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका चंद्रयान 3 के बारे। देखो, आपको लास्ट ईयर याद होगा तो आपका चंद्रयान लैंड करने की कोशिश की गई थी। चंद्रयान 2 को लैंड करने की कोशिश की गई थी। लास्ट नहीं, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में हुआ था। पहले मैं आपको चंद्रयान 2 के बारे में बता दूं, क्योंकि इसी से ही चंद्रयान 3 के बारे आएगा। चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान नाम में ही है, मून पे जो हमारा मिशन भेजा जाना था। जो चंद्रयान 2 था, जो 1 रहा है, वो हमारी कामयाबी रहा है। चंद्रयान 1 सक्सेसफुल था। उसमें हमने क्या किया था, मून के चारों ओर बस एक ऑर्बिटर भेजना था, एक सैटेलाइट भेजनी थी, ठीक है, जो मून को ऊपर से स्टडी करेगी। वो हमारी सक्सेसफुल रही। फिर हमने चंद्रयान 2 भेजा। 2 के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे। एक फिर से ऑर्बिटर जा रहा था, क्योंकि पिछले वाला चंद्रयान 1 बंद हो चुका था। तो 2 हमने फिर से सैटेलाइट लॉन्च की। उसके साथ में पर इस बारी एक लैंडर, और लैंडर के अंदर एक रोवर, वो भी थे। लैंडर का मतलब ऊपर से जाके जो जाके अल्टीमेटली मून पे जाके लैंड करेगा, ठीक है, जो कंपोनेंट लैंड करेगा। उसी के अंदर एक चलने के लिए व्हीकल भी डाला हुआ था, ताकि मून की सरफेस के ऊपर आसपास घूम के उसके सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करके वहीं पे टेस्ट, वापस नहीं लेके आना था, वहीं पे टेस्ट कंडक्ट करके वो जो लैंडर है, लैंडर प्रॉपरली एक लैब की तरह काम करना था। उसी के अंदर सैंपल इंसर्ट करके उसे टेस्ट करके, ताकि पता लगा पाए आपकी मून की सॉइल के अंदर क्या वाटर है और कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ऐसे सारी चीजें उसके अंदर पता लगाई जा सके। पर हुआ क्या, आपका ऑर्बिटर तो रिलीज हो गया था। लैंडर कुछ ही मिनट पहले, लैंड करने से पहले, उसका सॉफ्टवेयर ना ग्लिच कर गया, और जो आपका लैंडर जो लैंड कर रहा था वो अचानक ही गिर गया और मून पे क्रैश कर गया। तो हम लैंडर और रोवर भी उसमें फिर डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमारा ये जो चंद्रयान 2 मिशन था, ये पार्शियली सक्सेसफुल था। आधा फेल हो गया, आधा ऑर्बिटर फिर से लॉन्च कर दिया। इसीलिए ये जो फेल्ड कंपोनेंट है ना, इसे दोबारा से अब लॉन्च किया जा रहा है। 2022 का मिशन है ये, चंद्रयान 3 के नाम से, जिसमें अब कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा, कोई सैटेलाइट नहीं भेजी जाएगी, सिर्फ डायरेक्टली लैंडर और लैंडर के अंदर रोवर बना के भेजा जाएगा। दैट्स इट, इसी के ऊपर ही फोकस है, ठीक है। इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 लास्ट मिनट में ग्लिच कर गया उसका, और उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्टवेयर था वो खराब हो गया, जिसके कारण वो सारा का सारा फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि टूट गया वो, बहुत ऊंचाई से गिरा वो नीचे जाके, और सारा टूट गया वो। अब इसी चीज के लिए अब चंद्रयान 3 भेजना पड़ रहा है। इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, 22 के हाफ में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? तो यही चीजें इसके बारे हैं। अब ये हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, देखो, इससे पहले सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो एक्चुअली मून के ऊपर लैंड कर पाएंगे, ठीक है। आपका सोवियत यूनियन लैंड कर चुका है, उन्होंने लूना 9 लैंड करवाया था। फिर सर्वेयर 1 आपका यूएसए का सबसे पहला था जो मून के ऊपर लैंड किया। आपका चाइना का चैंग 3 लैंड कर चुका है। और अगर इंडिया कामयाब हो जाता है, दुनिया में 4th नंबर की कंट्री इंडिया बन जाएगा लैंड करने वाला। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, इस टाइम जो स्पेस है ना, स्पेस के ऊपर तुम लिटरली देश पैसे बर्न कर रहे हैं। हमें मिल कुछ नहीं रहा स्पेस में, पर हम लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल सारी दुनिया का मिला के बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की सोच नहीं है, आज से 50 साल बाद क्या होने वाला उसकी सोच है। आज हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आज अगर हम ये टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे, इंटर प्लैनेट ट्रैवल कर पाएंगे, उन प्लैनेट्स के ऊपर लैंडर्स बिठा पाएंगे, कल फ्यूचर क्या है कि कल हमने वहां से माइनिंग करनी है। आपके बहुत सारे आपके मेटल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ के ऊपर बहुत ही कम है, और इन प्लैनेट्स पे बहुत ज्यादा है। मतलब एस्ट्रॉइड्स हो गया या किसी प्लैनेट हो गया, तो हमारे लिटरली एक सोर्स बन जाएगा। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड ना आपके सोलर सिस्टम में भरा पड़ा है, अर्थ पे नहीं है, बस अर्थ पे बहुत ही रेयर मेटल है।
तो आज गोल्ड का प्राइस कहाँ घूम रहा है? 40-45,000 के करीब, ठीक है। अगर गोल्ड अनलिमिटेड सोर्स हमें मिल जाए, 10-10 रुपए का भी हो जाएगा एक, ठीक है। वो सिर्फ चीजें तब तक महंगी होती हैं जब तक वो रेयर है, ठीक है। जैसे किस प्लैनेट के ऊपर डायमंड की बारिश होती है? यूरेनस। यूरेनस के ऊपर डायमंड की बारिश होती है। वहां पे जब मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पानी आता है, वहां पे डायमंड्स आते हैं। तो अगर यूरेनस तक पहुंच गए, वहां पे सिर्फ कलेक्शन करनी है जब बारिश होती है। डायमंड्स आराम से खुद ही गिरते हैं वहां पे उनका एटमॉस्फेयर ऐसे बना हुआ है कि डायमंड्स अपने आप बनते हैं, ठीक है। वहां पानी नहीं बनता, वहां पे डायमंड्स बनते हैं। हाँ जी संदीप जी। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और ये सब कुछ है। देखो कंट्री कौन सी सबसे अमीर बनती है किस सेंचुरी में? कंट्री वो अमीर बनेगी जो उस सेंचुरी की जो सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी है ना, उसे डोमिनेट करेगी। तो ये 4 कंट्रीज, अब सोवियत की जगह रशिया हो गया, ये 4 कंट्रीज में कंपटीशन छिड़ा हुआ है 2 स्पेसेस को कंट्रोल करने का। आने वाली जो सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी बाकी की और 22nd सेंचुरी, ये पूरी सेंचुरी 2 चीजों की होने वाली है, साइबर और स्पेस। जो इन्हें कंट्रोल करेगा वो सारी दुनिया का सबसे अमीर देश बनेगा और सारी दुनिया को वो कंट्रोल करेगा। अगली सुपर पावर वही बन सकता है। इंडिया ने आज तक सारी लाइंस मिस की हैं, ठीक है। यानी कि जब आपकी 19th सेंचुरी चल रही थी, जब 1900 वाले साल थे, 20th सेंचुरी सॉरी, जब 1800 चल रहे थे, 1800 ही बोलना था, ठीक है। जब 1800 चल रहे थे तब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तब सबसे टॉप की वो देश राज करते थे जिनकी नेवी सबसे टॉप की होती, तभी ब्रिटेन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बना। 1900s का जब टाइम आया और वर्ल्ड वॉर हुई, इसके बाद वो कंट्रीज दुनिया की सुपर पावर बनी जिनकी एयरफोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग थी। अब जो सेंचुरी आ रही है इसमें कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होने वाली, ठीक है। कोई फुल फ्लेज जो वॉर्स होती थी वो नहीं होने वाली। अब वॉर्स होंगी या तो साइबर या स्पेस, ठीक है। एक दूसरे की सैटेलाइट उड़ा दी, ठीक है। एक दूसरे के इंटरनेट या जो आपका क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन, क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सोसाइटी डिपेंडेंट है। जैसे कि 2 महीने पहले याद होगा आपके महाराष्ट्र मुंबई में आपका पावर फेलियर हुआ था, ठीक है। सारे मुंबई में लाइट चली गई थी, 2 दिन नहीं आई। उसका कारण क्या है कि वहां पे जो आपका पावर एक्सचेंज है महाराष्ट्र में और मुंबई में, उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था चाइना की तरफ से। तो आज अब ये फिर इलेक्ट्रिसिटी में कंप्यूटर्स कहाँ आ जाते हैं? आजकल हर चीज में कंप्यूटर्स को जोड़ा जा रहा है। जैसे आपकी बिजली मैनेज करने के लिए ना एक चीज है जिन्हें कहते हैं स्मार्ट ग्रिड। देखो इंसानों के द्वारा बिजली मैनेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तुम्हें कैसे पता कितनी बिजली किस रीजन को चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए? तो क्या करते हैं, हमने सेंटर में प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स लगा दिए। इन कंप्यूटर्स का क्या है कि पीछे से कितनी बिजली आ रही है, डिमांड कहां बढ़ रही है, कहां कम हो रही है, किस रीजन में, लगातार ट्रैक करते हैं और उसके मुताबिक ये खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ये जैसे हमेशा देखना, आपके जब भी तूफान आने वाला होगा ना, तूफान आने से पहले बिजली चली जाएगी। ये कट भी ये करते हैं, क्योंकि अगर तूफान आ रहा है और कोई भी लाइन टूट गई, किसी के ऊपर गिर गई, लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इनमें ये प्रिकॉशनरी सिस्टम्स भी पहले से फिटेड होते हैं। ये लगातार वेदर फोरकास्ट देखते रहते हैं लोकलाइज्ड। जैसे ही कहीं पे कोई भी तूफान या कोई भी हवा चलने लगी, साथ के साथ बिजली कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वहां का पावर फेलियर एक बार करा देते हैं, ताकि तूफान निकलेगा, हवा कम होगी, वापस रिस्टोर अपने आप हो जाती है। हमेशा देखना, जैसे ही हवा खत्म होगी कुछ ही मिनट में, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डैमेज हुआ, कुछ ही मिनट में लाइट दोबारा आ जाएगी। तो लगातार ये ट्रैक कर रहे हैं। ह्यूमंस के लिए हर जगह पे, नहीं तो तुम्हें जगह जगह इंसान बिठाने पड़ेंगे,
तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कंप्यूटर पे कर रहे हैं। पर कंप्यूटर पे जाने का दूसरी साइड पे ये नुकसान है कि अब आपस में कनेक्टेड है, एक जगह भी तुमने कोई वायरस डाला तुम सारे सिस्टम को फेल करवा सकते हो। तो दूसरी साइड ये भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से ये सिस्टम को बचा के रखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों साइड की चीज है। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी है, इसीलिए हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी पे भी ज्यादा काम करने वाला है और स्पेस की चीजों पे। इसीलिए इस टाइम सिर्फ गवर्नमेंट इन पे पैसे गवा रही है, पर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होगी तभी तो हम इनकरेज कर पाएंगे अपने बाकी प्राइवेट कंपनीज और इन सबको के आगे जाके माइनिंग करना शुरू करो। ये जो आपके इलॉन मस्क ने कंपनी शुरू की हुई है, क्या नाम है उसका, स्पेस एक्स, और आपके जेफ बेजो ने भी शुरू की है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज भी पैसा उड़ा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क कोई पैसे कमा रहा है उससे, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं या अपने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे मिल कुछ नहीं रहा इस टाइम, सारे पैसे की लॉस है ये। पर ये लॉस आज का नहीं देखा जा रहा, ये 50 साल बाद इन्हें ये लग रहा है कि 50 साल बाद हम जब स्पेस को डोमिनेट करेंगे तो ये सारा पैसा वसूल हो जाए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर आपका बना है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी। हमारी जुडिशरी में कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं? तो ये बेसिकली करंट अफेयर क्या बना कि आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस टाइम, कौन है? NM रमना, NV कह दिए, NV रमना। ठीक है, ये जो है ये आपके तेलंगाना को बिलोंग करते हैं और बेसिकली इनके आगे कोई पिटीशन चल रही थी, कोई केस चल रहा था, पिछले 20 साल पुराना कोई केस था। और वैसे ना आपके सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। अगर आपको कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी इस चीज के कारण ना प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी तुमने दलील पेश करनी है, कोई भी पेपर फाइल करना है, कुछ भी करना है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, कोई रीजनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं एक्सेप्ट होती सुप्रीम कोर्ट, हिंदी भी नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं एक्सेप्ट होती, सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर सकते हो। पर यहां पे अब बात आती है जजेस की डिस्क्रिशन की। ये है लॉज जो कहते हैं कि तुम सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश में ही पेपर सबमिट होगा। कुछ टाइम पहले ये चैलेंज भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश होगी, इसलिए सिर्फ इंग्लिश है, वहां पे हर चीज इंग्लिश में ही बोली जाती है, करी जाती है। अब यहां पे आपके हुआ क्या कि आपकी जो वुमेन थी वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वहीं से बिलोंग करती थी, तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी कन्वीनियंस के लिए खुद तेलुगु में बात करके उसकी बात समझने की कोशिश की, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं जा रही थी, तो उसे तेलुगु में कम्युनिकेट किया कि तुम कहना क्या चाहती हो, क्या बात क्या है पूरी। उसने भी आगे तेलुगु में रिस्पॉन्ड किया। तो इससे फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए? पर इससे ये प्रॉब्लम आएगी, इंडिया में तो लैंग्वेजेस ही बहुत है, किस किस लैंग्वेज को एग्री करवाओगे? तो आपकी जुडिशरी में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे रहे हैं। देखो अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर जज की फाइनल पावर होती है कि वो कौन सी लैंग्वेज को करवाना चाहता है या उस पॉइंट पे कौन से कानून को कैसे मॉडिफाई करना चाहता है, कोर्ट के अंदर उसकी चलती है। तो उसके मुताबिक वो अलाउ जरूर कर सकते हैं किसी को बोलने पे, ठीक है, पर अपने आप में कई बार देखा गया है सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा अड़ जाता होता है कि हम ये करने नहीं देंगे। ठीक है, आर्टिकल 348 तो स्टार्टिंग में ये कहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज सारे हाई कोर्ट्स की भी लैंग्वेज वही होगी, पर बाद में इसके प्रोविजंस चेंज कर दिए गए। इसमें प्रोविजन में ये डाला गया कि जो आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट है ना, वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेके हाई कोर्ट्स में कोई और लैंग्वेज भी करवा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वहां पे हिंदी और पंजाबी भी एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट इंग्लिश, तो 3 लैंग्वेजेस पे काम कर रहा है। ठीक है, हिमाचल इंग्लिश और हिंदी पे काम कर रहा है, हरियाणा इंग्लिश और हिंदी पे काम कर रहा है, मतलब चलो वो तो यहीं आगे। ठीक है, राजस्थान हो गया। तो जहां पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है उन्होंने
उसी के मुताबिक प्रिंसिपल्स अपने खुद के अडॉप्ट कर लिए। पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक ओनली इंग्लिश है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मतलब स्टेटमेंट्स बन के आती हैं, तो अगर हाई कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट में अलाउड है इंग्लिश के सिवा कोई और लैंग्वेज हो सकती है। कौन करेगा? गवर्नर, किसकी परमिशन से लेके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आती है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है या नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश है। ओनली इंग्लिश ही सही ऑप्शन होगा उसका। कोई पेपर, कोई लैंग्वेज और नहीं यूज होती वहां पे। ठीक है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी और ट्रिकी बनानी हो, इसी करंट अफेयर को घुमाना हो, तो इस तरीके से जरूर स्टेटमेंट बन सकती है, नो अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन एनी केस। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। स्टेटमेंट क्या थी कि इंग्लिश के सिवा कोई और लैंग्वेज किसी भी केस में नहीं यूज की जा सकती। जज अलाउ करेगा तो यूज हो सकती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिर्फ इंग्लिश। तो अगर ये स्टेटमेंट आती है इंग्लिश इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सही है। पर एक्सेप्शन ये पड़गी ना कि अगर जज ने अलाउ कर दिया तो दूसरी लैंग्वेज भी उस स्पेसिफिक केस के लिए अलाउ हो जाएगी। तो अगर एक्सेप्शन बीच में लिखा है कि कोई एक्सेप्शन भी नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन तो है ना, ये जैसे अभी के केस में मैंने बताया उसे तेलुगु में बोलने दिया गया, वैसे अलाउड ही नहीं है। तो एक्सेप्शन अगर लिख दिया गया कि कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, वो गलत होगी। एक्सेप्शंस बन सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। ठीक है। अगली जो चीज है ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट। आपके अभी पार्लियामेंट अच्छे से काम तो नहीं कर रही, बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा हुआ है ये पेगासस को लेके और आपके फार्मर प्रोटेस्ट, दोनों चीजों को लेके, क्योंकि सरकार इनके ऊपर डिबेट ही नहीं कर रही। ठीक है, पेगासस के रिगार्डिंग तो जवाब ही नहीं दे रही। ठीक है, और ऑपोजिशन काम नहीं करने दे रही। पर आपकी सरकार ने क्या किया है, फिर बिना डिस्कशन के ही बिल पास कर लिए। ठीक है, डायरेक्टली बस बिल पास करी जा रहे हैं वो। तो पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो रहा पर बिल पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे एक और बिल पास हो गया है, पर ये तो चलो अच्छा ही बिल है। इसमें क्या है, मतलब पहले से अच्छा बिल है। आपके जो बैंक में पैसे होते हैं ना, सरकार सारे पैसे की गारंटी नहीं लेती। लेट्स सपोज आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, सरकार सारे पैसे की गारंटी नहीं लेती। मैक्सिमम अमाउंट जो सरकार पे करेगी किसी को वो है 5 लाख। अगर बैंक फेल हो जाता है, ये तब डिपॉजिट इंश्योरेंस, अगर तुमने जो बैंक में डिपॉजिट रखा है, जो बैंक में पैसे रखे हैं और बैंक फेल हो गया, तो कौन पैसे देगा उसके? तो सरकार जो गारंटी देती है कि तुम्हारे, अगर तुम बैंक में पैसे रखते हो तो 2 गारंटी है। या तो तुम्हारे बैंक का 10% जो बैलेंस है, अगर लाख रुपए रखे हैं यानी कि 10,000 रुपए ही सिक्योर है। अगर बैंक तुम्हारा फेल हो गया, 90,000 गए। ठीक है। दूसरी साइड पे अगर, क्योंकि किसी का अकाउंट बैलेंस, अब ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल दिया, उसका 10% तो 10 लाख बन गया, तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। सरकार वहां पे सिर्फ 5 लाख की गारंटी देती है। तो मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख या 10%, विच एवर इज लोअर, जो भी कम है, वो उसकी इंश्योरेंस है सरकार की तरफ से। पहले ये 2.5 लाख होता था, अब उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। अब इस 5 लाख के भी आगे प्रॉब्लम थी। जो बैंक फेल हुए ना इंडिया में, जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक 2019 में 2-3 ही एक साथ ही फेल हो गए थे। येस बैंक की भी न्यूज आई थी। ठीक है, कि येस बैंक फेल होने वाला, उससे मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था, आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा, एसबीआई, इन सबको वो बैंक बेचा गया। इन सब ने मिलके, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सबको इन्वॉल्व किया, तब जाके येस बैंक बचा है। ठीक है, इन सबको उसके शेयर्स, उसके सारे लोन्स सब कुछ बेच दिए गए, तब जाके येस बैंक बचाया गया। तो हुआ क्या था, अगर बैंक फेल हो जाता येस बैंक, तो जितने भी, जिसके भी पैसे येस बैंक में पड़े थे, वो सारे के सारे कैंसिल माने जाते हैं। सिर्फ सरकार गारंटी देती 5 लाख रुपए की।
तो लोगों ने, कईयों ने, जैसे एक के साथ एक लास्ट 2020 में एक न्यूज आई थी, एक पर्सन ने ना अपना घर गुर सब कुछ बेचा था, 3 करोड़ अपने अकाउंट में रखे हुए थे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। वो बैंक फेल हुआ 2020 में, तो उसने वो 3 करोड़ रखे थे कि मैं घर खरीदूंगा, वो 3 करोड़ का तो 5 लाख ही रह गया, और ये सारे पैसे वो बैठा, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। पर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव, मतलब लीगल सिस्टम में कोई कहीं से तुम रिकवरी ले ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक तो फेल हो गया, पैसे कौन देगा। पर बात क्या है, अब ये पैसे में आगे क्या प्रॉब्लम थी, बैंक्स और भी इंडिया में पहले हिस्ट्री में फेल हुए हैं। अब जिनके ये 5 लाख भी ऐसे नहीं था कि तुम्हें 5 लाख एक साथ ही मिल जाते थे। लेट्स सपोज किसी के 5 लाख किसी को देने भी है बैंक ने, ये क्या करते थे, हर महीने 5-5 हजार का चेक करके भेजते थे, और जब 5 लाख पूरे होंगे तब के तब होंगे। तो ऐसे तो 5 लाख लेते हुए बंदे की जान निकल जाए, हर महीने 5-5 हजार आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोविजन अभी आसान किया है, बैंक्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, और जो जिनके पास वो इंश्योरेंस करवाएंगे, बैंक्स क्या करते हैं, जो तुमसे डिपॉजिट लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखो बैंक्स काम कैसे करते हैं, बैंक्स की बात करें वो भी साहिबा मैं बताता हूँ, मैं पूरा बैंक मॉडल ही बताने लगा। बैंक्स काम कैसे करते हैं, बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। देखो तुम बैंक को डिपॉजिट देते हो, लेट्स सपोज 100 रुपए, एक पूरे बैंक का अकाउंट, छोटा सा बैंक लगा लेते हैं, पिग्गी बैंक ही है, सिर्फ पूरे बैंक में 100 रुपए ही पड़े हैं, ठीक है। ये 100 रुपए जो बैंक के पास आए हैं, सरकार के ऊपर आरबीआई की तरफ से ना इसके बाद लिमिट्स होती है कि तुम कितने पैसे खर्च सकते हो इसमें से। अब बैंक पैसे कहाँ खर्चता है, देखो जब तुम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हो, चाहे वैसे करवाओ चाहे एफडी करवा दो, बैंक इंटरेस्ट रेट देता है ना, वो क्यों है, वो एक तरह से लालच है कि तुम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाओ। यही पैसे, तुम्हारे वाले पैसे ही बैंक यूज करेगा आगे लोन देने में। मतलब तुम्हें सेविंग रेट दे रहा है ना, इसके बदले सेविंग रेट तुम्हें अगर देगा 4%, लोन देगा 12% पे। ये बीच का जो मार्जिन है ये बैंक का प्रॉफिट है, वो उधर से इंटरेस्ट कमाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ जाएगा, और वो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट देके तुम्हें तुम्हारे पैसे भी लौटा देगा। ये बैंक्स इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन इनके पास ही रहता है। पर ये प्रॉफिट मार्जिन फिर ऐसा नहीं है, देखो अब जब सारा पैसा ही लोन से कमाई है तुम्हारी, फिर तो तुम सारा का सारा पैसा देना चाहोगे। पर लोन्स की अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने 10 लोगों को लोन दिया, अगर इसमें से 5 लोग भी डिफॉल्ट कर गए कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, बैंक करप्ट हो गए, ठीक है, और मैंने इन 5 के पीछे 50 रुपए गवा दिए थे, अब मेरे पास तो पीछे अगर सारे 10 के 10 दिए थे, 50 तो वैसे ही चले गए, ये बाकी 50 धीरे धीरे आने हैं। मुझसे कोई बैंक में एटीएम में पैसे लेने आ गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कैसे दूंगा। अगर तुम बैंक जाते हो, बैंक से पैसे डिमांड करते, मिल जाते हैं ना साथ के साथ, ठीक है। या जो तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो, गूगल पे भी कर रहे हो, वो बैंक को अपने अकाउंट से देने पड़ते हैं। अगर बैंक के पास ही पैसे नहीं है, वो कहां से देगा। तो इसके कारण बैंक्स के ऊपर आरबीआई एक लिमिट लगाता है। इस पूरे का अराउंड सिर्फ 10% जो है, यानी कि हर 100 रुपए का सिर्फ 10 रुपए टोटल, ये मैक्सिमम लिमिट है कि सिर्फ 10 रुपए तुम लोन में दे सकते हो। बाकी 90 रुपए का क्या किया जाता है, बाकी 90 रुपए में से ज्यादातर बैंक्स को बोला जाता है कि आरबीआई कहता है कि हमारे वार्ड्स में भेज दो पैसे, हमें पता है तुम खर्च कर दोगे, हम अपने पास बचा के रखेंगे, जब तुम्हें चाहिए हो बता देना, तुम्हें तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। तभी तो वो जो वैन्स होती हैं वो यही तो काम करती हैं, सुबह और शाम जितनी कलेक्शन होती है वो सारी की सारी उन्हें ट्रांजैक्शन करवा रही होती है। देखा है ना, सिक्योरिटी वैन्स ट्रैवल करती हैं, वो कैरेज पूरा लेके आती होती हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे इसी तरीके से आपकी मूवमेंट होती है कि सारा का सारा पैसा आपके आरबीआई के वहां पे रखा जाता है। तभी देखना जहां पे आरबीआई की बिल्डिंग होगी ना, हद से ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वहां पे सीआरपीएफ लगी होती है, क्योंकि अंदर पैसा ही पैसा पड़ा है। 17 में देख लो, 17 में बिल्डिंग है, ठीक है, चारों ओर उसके फेंसिंग की हुई है, और मशीन गन्स तक उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि लूटना चाहेगा तो बहुत ही टफ रेजिस्टेंस उसे मिलने वाली है, क्योंकि पैसा ही पैसा है अंदर।
ठीक है, उनके वार्ड्स में वहां पे पैसा रखा होगा जितना चंडीगढ़ को सप्लाई होना है, तो वो सारा वहां पड़ा होगा, चंडीगढ़ और आसपास के इलाके को भी, तो पंजाब हरियाणा इन्हें भी जो पैसा सप्लाई होना है वो यहीं से जा रहा है, तो इस कारण इन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी के कारण अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है। अब येस बैंक कैसे फेल होने लगा था, ज्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, तुम्हारा अगर पेपर वर्क पूरा होगा, कोई तुम चीज गिरवी रखोगे तभी तुम्हें लोन इश्यू होगा। येस बैंक ना बहुत ही रिस्की बिजनेस करता था। येस बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत हाई देता था, मतलब लोन पे इंटरेस्ट रेट भी 18-20% भी चार्ज कर देता था, पर उसके बदले कई बार कोलेटरल भी नहीं लेता था लोगों से, मतलब कुछ गिरवी भी नहीं रखवाता था। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये डिफॉल्ट कर गया, आज तो तुम प्रॉफिट सोच के बैठे हो कि इतना आएगा, अगर ये भी तो हो सकता है कि कुछ भी ना आए। येस बैंक जब फेल हुआ, 2019 में फेल हुआ था, 20 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, उससे 1 साल से ना उसकी लगातार जो बैंक शीट्स आ रही थी उसमें लगातार दिख रहा था कि येस बैंक प्रॉब्लम में जाने वाला है। आरबीआई की यहीं पे क्रिटिसिज्म हुई कि आरबीआई ने बहुत पहले क्यों नहीं दखल दिया। आरबीआई को लगातार दिख रहा था कि ये बैंक, मतलब तुम्हें क्या होता है, हर 15 दिन में ना आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है। ये सारे के सारे 90 रुपए भी नहीं वो लेके रखते, 90 में से अराउंड 60 रुपए आरबीआई अपने पास रख लेता है, और बाकी उन्हें जो भी किसी को, मतलब जैसे कोई डिपॉजिट वापस भी तो लेने आ सकता है, ठीक है, अपने जितने भी ऑपरेशन चलाने हैं वो बाकी पैसे से चलाओ, ठीक है, जो 30 रुपए पीछे बचे इससे सब कुछ करो। पर ये 30 रुपए कई बार वो ये भी लोन में देने लग जाते हैं कि बाद में आरबीआई को शो कर देंगे बुक्स में कि पैसा आ गया। वो येस बैंक में आ ही नहीं रहा था, और लगातार लोन्स और डिफॉल्ट करते जा रहे थे और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसी के चलते हुए अल्टीमेटली बैंक फेल हो जाते हैं। जब बैंक के पास पैसा ही ना हो देने के लिए, जितना उसने लोगों से जितना डिपॉजिट उठाया हुआ है, फिर क्या होता है, जैसे ही ये मार्केट में न्यूज फैलती है, जैसे यस बैंक की जैसे न्यूज फैली थी कि बैंक शायद फेल हो जाए, लोगों ने क्या किया, साथ के साथ लोग बैंक भागे, एटीएम भागे कि जितने पैसे निकलवा पाए वो निकलवा लें। तभी अगर याद हो आरबीआई ने लिमिट लगा दी थी कि 1 महीने में यस बैंक के अकाउंट होल्डर सिर्फ 10 या 15 हजार रुपए निकलवा सकते हैं, बाकी नहीं निकलवा सकते। क्योंकि होता क्या है, फिर एक सिचुएशन आती होती है, एक टर्म आती है जिसे कहते हैं बैंक रन। बैंक रन का मतलब है कि जब आपके लोग जिनके डिपॉजिट्स थे वो अपने डिपॉजिट्स लेने आ गए हैं पर बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, उस सिचुएशन को कहते हैं कि बैंक रन हो गया, कि बैंक के पास जितना पैसा था उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं अपने पैसे की वापस, तो बैंक के पास पैसा नहीं है। तो फिर बैंक्स को क्या करना पड़ता है, सारे शटर्स बंद करने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि अभी कैश अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कल आना। तो ये होता है बैंक रन की सिचुएशन। तो ये हो गई थी यस बैंक के साथ, ठीक है। ये है बड़े बैंक जो आपके न्यूज तक पहुंचते हैं। छोटे मोटे बैंक इंडिया में बहुत फेल होते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर अब दूसरी साइड पे फिर फाइनेंशियल एडवाइस, अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है, इंडिया में सिर्फ 3 बैंक्स हैं जिनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है कि अगर ये बैंक फेल होते हैं हम इन्हें बचा लेंगे। वो है एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। सिर्फ ये 3 बैंक्स हैं जिन्हें सरकार बचाने की गारंटी लेती है। इन बैंक्स को कहते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये इंडिया में इस टाइम सिर्फ 3 को स्टेटस मिला हुआ है। इसके कारण क्या होता है, इन 3 बैंक्स की फिर सरकार लगाम और ज्यादा खींच के रखती है। जैसे बाकी बैंक्स 10 रुपए लोन दे सकते हैं हर 100 के लिए, इन्हें बोला जाता है तुम सिर्फ 5 ही दे पाओगे, बाकी पैसे भी सरकार को पकड़ाओ। तो सारे पैसे इस तरीके से रखे जाते हैं। अब इसके अलावा ये जो 5 लाख हैं, वापस करंट अफेयर के ऊपर आते हुए, ये 5 लाख रुपए कौन देता है, ये सरकार नहीं देती। आपकी ना कंपनीज होती हैं जिन्हें कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनीज।
देखो इंश्योरेंस तो तुम सबको पता ही होगा, किसी भी चीज का, जैसे कार का या व्हीकल का, किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, कोई भी डैमेज हुआ उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस हुआ या लाइफ इंश्योरेंस हुआ, कुछ भी हुआ, उसका क्लेम कंपनी पे करती है। री इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, ये कस्टमर से डायरेक्टली, मतलब एज अ पीपल तुमसे इंडिविजुअली कभी डील नहीं करेंगी, ये कंपनीज के आगे दोबारा से इंश्योरेंस देते हैं। जैसे जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज भी है ना, वो भी कहीं पे इंश्योरेंस करवाती हैं। ये वो कंपनीज हैं जो कंपनीज को इंश्योरेंस देती हैं। तो बैंक्स को क्या होता है, बैंक भी अपने, अब ये सरकार ने इनके लिए ये भी कंपलसरी किया हुआ है कि तुम्हें लेट्स सपोज तुम्हारे पास जैसे 100 रुपए डिपॉजिट आया, इसका तुमने 5 रुपए जो है ये इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, फिर होता क्या है, जब बैंक फेल हो जाता है पैसा यहां से आता है, ये री इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि वो हर साल प्रीमियम भरते हैं उसका, और जब अगर कभी बैंक फेल हुआ तो तब वो पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये है पूरा का पूरा करंट अफेयर। किसी को किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो अभी भी? री इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस सी देखो, ये हम है, ठीक है, तुम अगर कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, एक छोटी सी प्रीमियम भर रहे होगे, लेट्स सपोज तुम भर रहे होगे 10,000, तुमने कोई इंश्योरेंस करवाया 10,000 रुपए, उसका पूरे साल का तुम 10,000 रुपए भर रहे हो। ऐसे ही तुम हमारी तरह पूरे इंडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये ले रहे होंगे। अब एक जो कंपनी है जो आपसे ये सारे पैसे कलेक्ट कर रही है, इससे भी तो ये खतरा है कि ये जो पैसा है ये अगर कल पे ही ना कर पाए, तो वो उस पैसे का कुछ, उससे एक और ये अलग बिजनेस करती हैं कंपनीज, ये इन इंश्योरेंस कंपनीज को आगे इंश्योरेंस देती हैं। इन्हें कहती हैं कि हम आपको इतने तक का अमाउंट सिक्योर कर देंगे, हर साल हमें इतना पे करते रहो। तो जैसे तुमने जो 10,000 दिया है उसका 1,000 रुपए यही लेके चले जाते हैं कि जब कभी फेल हुआ तब हम आपको रिकवर कर देंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट एक्चुअली इन कंपनीज को रिकवर होता है। जैसे अगर कोई बैंक फेल होता है ना, उसकी ना फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है कि सबसे पहले बैंक फेल हुआ, सबसे पहले जो पैसा आएगा वो किसे मिलेगा। सबसे पहले जो बैंक के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें उनका सारा पैसा वापस मिल जाता है। तो यानी कि वो पहले भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, आखिरी में जो उनका पैसा था वो भी बच जाता है। उसके बाद जितनी इंप्लॉयज वहां पे काम करते हैं उनकी सैलरीज क्लियर की जाएगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उनकी लाइबिलिटीज चुकाने में जाएगा। कहीं से उन्होंने कोई कहीं पे, जैसे अब बैंक्स ने शोरूम रेंट पे लिए हैं, वो रेंट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो कस्टमर्स के पास आएगा। ठीक है, तो यहां जाके इस ऑर्डर में पैसा बढ़ता है। तो बचते बचते यही बच जाता है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम कवर हो पाता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पूरा। क्लियर हो गया? किसी और को भी डाउट? क्लियर है ना? ये था आपका आज का लेक्चर।